हाँ, एडमिसिबल क्या होता है? हम्म। 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 ठीक है। हमने ना अभी विद होल्डिंग की एक प्रोविजन बच्चों पढ़ी है, 149। थोड़ा सा वो अभी उसको मैं ना उसको लॉ से लेके चलता हूँ बच्चों, सेशन को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, सैलरी का सेक्शन में आपको लॉ दिखा रहा हूँ बच्चों, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये हमारे हेड्स ऑफ इनकम है बच्चे, सेक्शन 11 जहाँ पे ये लिखा हुआ है, नजर आ रहा है या थोड़ा सा और जूम करूँ तो ठीक है। ठीक है, ये हेड्स ऑफ इनकम है। अच्छा बच्चों, ऑर्डिनेंस आप सबने डाउनलोड किया अपने लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में डाउनलोड कर लिया ऑर्डिनेंस? नहीं किया? क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने तो ग्रुप में नहीं भेजा। हाँ, मैंने भेजा नहीं है मैंने। खुद से डाउनलोड कर लेते ना, मैंने बताया नहीं था कहाँ पे पढ़े हैं बच्चों। उधर से डाउनलोड कर लो अपने ना, और मोबाइल्स में और उसमें ना, मोबाइल में कर लो जहाँ पे मर्जी, बट ये अपने साथ की रखनी है आपने, हर वक्त अपने साथ ये रखना है ऑर्डिनेंस आपने, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप उस ऑर्डिनेंस से रेफर कर लें। ऑर्डिनेंस में ये बच्चों चीजें आ रही हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये एक लिखा हुआ है 5, ये कंफ्यूज करेगा बच्चों को वर्ड, ये जिस तरह के 6 7, किसी को पता है क्यों लिखे होते हैं? कोई बताएगा बच्चे? ये अमेंडमेंट्स डिस्क्लोज कर रहा है बेसिकली। अभी नंबर 5 पे लिखा हुआ है, ये 5 है, क्लॉज बी सब्स्टिट्यूटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2002, द सब्स्टिट्यूटेड क्लॉज बी इज रेड एज फॉलो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो उसने कहा कि इसकी जगह पे पहले ये था, इसको सब्स्टिट्यूट अब इसने कर दिया यहाँ पर, तो वो सब्स्टिट्यूशन बताएगा, प्रीवियसली ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर वो बताएगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई होती हैं। मैं बस ये वैसे ही है, बेसिकली सेक्शन 12 है जो मैं बता रहा हूँ, सैलरी है, ठीक है। तो ये सैलरी इनकम है आपकी, इसमें आपको सैलरी डिफाइन करेगा, सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है इस पूरे के अंदर वो बताई हुई हैं। इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स हैं कैसे कैलकुलेट करने हैं, जैसे सैलरी में आपने कहा बोनस हैं, बेनिफिट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी चीजें हैं। तो जो जो चीजें हैं उस सैलरी के अंदर वो यहाँ पर इंटेल्ड हैं, इसमें लिखी हुई है। वो कैलकुलेट कैसे होनी है वो लिखा हुआ है। लेट्स से बोनस की कैलकुलेशन कैसे करनी है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, आपको लेट्स से एम्प्लॉयर कहता है कि आपको मैं सैलरी दे रहा हूं, साथ साथ आप मेरी कंपनी के ओनर बनते जाओ, परसेंटेज ऑफ शेयर्स। बाजुका जिस तरह कोविड आया तो कुछ कंपनीज ने ये किया कि उन्होंने कहा कि आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाएं, एंजल इन्वेस्टर के साथ उन्होंने ये कहा कि आप हमारे साथ, एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, आप हमारी कंपनी में थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे आपकी कंपनी के परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ती जाएगी, कंपनी आप ही आहिस्ता आहिस्ता ओन करते जाएंगे। ऑल्दो आपने पढ़ा होगा जो उसमें मुशारत साहब से, कि ये जो चीजें ऐसे जो शेयर्स हमारे बढ़ रहे होते हैं विद पैसेज, वो हमने कहाँ लिखने होते हैं, कोई अब बताएगा मुझे कि हम अपने उसमें एसईसीपी में कहाँ पे बुक करते हैं शेयर्स की इंफॉर्मेशन? शेयर इन्हांसमेंट कहाँ लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं? तो किस फॉर्म में हम डिक्लेयर करते हैं? कोई और बच्चा? बच्चों दोनों के बारे में, फॉर्म ए शेयर्स के बारे में, ठीक है। हाँ तो मैंने कहा तुमने गलत बताया मैंने ये तो नहीं कहा था तुमने गलत बताया, ठीक है। मैं किसी का कोई और बता दे शायद। फॉर्म 29 में डायरेक्टर्स की, ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, ठीक है। तो उसमें शेयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती, डायरेक्टर्स की जो उसके ऑफिसर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। अच्छा तो इसमें ये सब चीजें सेक्शन 12
13 14 वैल्यू ऑफ परक्विजिट एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इस तरह जो जो बेनिफिट्स लिखे होते हैं कितनी वैल्यू से लिखा जाएगा आपकी सैलरी के अंदर, इसमें बस वो लिखा हुआ है। लेकिन सैलरी पे टैक्स क्या होगा वो सेक्शन 149 बताएगा। जो चार्जेबिलिटी है वो 149 बताएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ सेक्शन आप लोगों ने रट लेने हैं। जिस सेक्शन जो आपने रटने हैं उन सेक्शंस में है सेक्शन 147, 148 से लेके ऑनवर्ड 155 तक आपने जेहन में रखने हैं। ये हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम चलते रहेंगे। बच्चों मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये टैक्सेशन है हमारी, ठीक है। हम सैलरी को देख रहे हैं, ये सेक्शन 12 है, इसमें यही चीजें लिखी हुई है, सैलरी का क्या मतलब है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कल हमारी बातें इसके ऊपर डिटेल्ड में काफी कुछ हो चुका है। मेडिकल अलाउंस है, एक चीज मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, इसको पहले मैं बताता हूँ। कोई मुझे बताएगा इसको आगे से, एक मिनट बच्चों। हाँ ये सैलरी आ गई, जैसे अहमद फराज साहब की थी कल 140, ठीक है। इसमें एक थी बेसिक सैलरी, एक थी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या है फराज भाई, तो कितनी हो जाएगी, ठीक है 140 आ जाएगी। बेसिक सैलरी हमने कल बनाई थी 1 लाख रुपए, ठीक है बच्चे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, ठीक है। एक मिनट यार, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा था, मेडिकल अलाउंस, ये कितना था 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी के 10% कैसे होगा, ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.10, या फिर इसको ये 10% भी आप कह सकते हो। तो जो भी अमाउंट आएगी, जैसे कि कितनी आई थी, लाख रुपए आ रही है, जो भी अमाउंट आ रही है, या 1,20,000 आ रही है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आ रही है वो इसकी मल्टीप्लाई बाय 12 करके जो भी अमाउंट बनेगी उसमें से, जैसे कि ये बन रही थी 18 लाख रुपए, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 16,80,000। तो इस अमाउंट पे ये आपकी हो जाएगी टैक्सेबल सैलरी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, ये बात क्लियर है। अब एक चीज मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों ने गौर से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी इधर ही देख लें। एनी मेडिकल अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, गौर से, not exceeding 10% of the basic salary of employee if free medical treatment or hospitalization और, ठीक है, or reimbursement of medical or hospitalization charges is not provided for the terms of employment। बेसिकली अगर एम्प्लॉय को कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं दिया जाता, अगर ये पैसे उसको रीइंबर्स नहीं किए जाते, तब मेडिकल अलाउंस लेना है ये वाला, तब काट सकता है, अदरवाइज नहीं काट सकता। तो ये लॉ में इस तरह लिखा हुआ है, क्लॉज 139 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सेकेंड शेड्यूल्स में आपकी एग्जम्पशंस लिखी हुई है, 139 क्लॉज है इसकी, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कल रिटर्न ऑफ इनकम को थोड़ा सा देखा था कि रिटर्न कैसे फाइल होती है, ठीक है। हमने ये बताया था कि ये रिटर्न फाइल होनी है, कैसे कैसे होनी है, हमने उसको एस्टेब्लिश किया था। रिटर्न किस किस ने फाइल करनी है ये क्वेश्चन नहीं हुआ था अभी, कौन कौन फाइल करेगा। इसका मतलब ये है कि जिस जिसके पास ये चीजें हैं उसने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से बंदों ने रिटर्न फाइल नहीं करनी। अगर मैं उस पर चला जाता हूं पहले, तो वो ज्यादा आसान है, ठीक है। किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं करनी, एक विडो, जो एक खातून है जिसका शोहर फोत हो चुका है, ठीक है, उसने नहीं करनी। कोई भी एक बच्चा है जिसके वालिद साहब नहीं है, बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल से कम उम्र का, वो फाइल नहीं करेगा। एक डिसेबल्ड पर्सन है वो भी रिटर्न फाइल नहीं करेगा। इन केस ऑफ ओनरशिप मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉन रेजिडेंट पर्सन, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर उसकी कोई पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो फाइल नहीं करेगा। नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी हो, वो फाइल करेगा।
ये कुछ कंडीशंस है, ये बच्चे प्रेजेंटेशन अभी आपको क्लास में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद जब हमारी होगी ना तो उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, मूवेबल इमूवेबल। गाड़ी होगी मूवेबल है, तो जमीन होगी मूव तो नहीं कर सकते ना उसको, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन होगी। घर हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी नॉन रेजिडेंट की अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, नॉन रेजिडेंट। बच्चे ओवरसीज की बात नहीं कर, फॉरेन, हाँ पाकिस्तान का बंदा नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, रिटर्न ऑफ इनकम पे जाते हैं। ये बात मैंने बताई है किस किस ने फाइल नहीं करनी, चार बंदों ने फाइल नहीं करनी, एक विडोर हो गया, एक ऑर्फन हो गया, एक नॉन रेजिडेंट हो गया, और एक हो गया डिसेबल्ड पर्सन। बस ये चार बंदे हैं जिन्होंने फाइल नहीं करनी। उसके अलावा जितने भी बंदे हैं सब ने फाइल करनी है। उसको लॉ कैसे लिखता है? लॉ कहता है हर कंपनी ने, पहली बात, जो भी मर्जी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी कंपनी की डेफिनेशन फॉल होता है। याद रखो कंपनी को डिफाइन किया है सेक्शन 80 ने, ये मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ कंपनी को। पर्सन की डेफिनेशन है बच्चों, इधर से देख लो बच्चों, पर्सन की डेफिनेशन, द फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनेंस, एन इंडिविजुअल, ये मैं पर्सन की डेफिनेशन कर रहा हूँ, अ कंपनी, association of person, incorporated form, organized, established in Pakistan or elsewhere, federal government, a foreign government, a political subdivision of a foreign government or public international organization, etc. किसी को कोई इसमें कोई तीन लफ्जों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी आप कुछ कंपनी के बारे में पढ़ चुके हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एओपी मीन्स अ हिंदू अनडिवाइडेड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी बॉडी, एनी पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। एओपी में कंपनी नहीं होती, बट कंपनी में क्या क्या होता है? अ कंपनी एज, हाँ जी, वो करते हैं ना, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? क्वेश्चन ये है, तुम पहले फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन करो। फेडरल गवर्नमेंट इज रन बाय उसकी मिनिस्ट्रीज, ठीक है, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके ऑफिस होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब कोई चीज नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनैलिटी है जिसे कह लो। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है उसकी मिनिस्ट्री, तो उसकी जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उन सब के ऑफिस होते हैं, उन सब का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ होता है उनका। तो वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे होते हैं और उसको कर रहे होते हैं, आगे से रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। सारे मिला के क्यों करेंगे, अलग अलग होता है, अलग अलग है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, कंपनी मीन्स, अच्छा आगे चलते हैं, कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अंडर एनी लॉ। कोई भी कंपनी का क्या मतलब है? जो कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अ मुदारबा, अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी कंट्री। जो जो चीजें आ रही है ना बच्चों, सब चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। कंपनी में कोई बार नहीं है, कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय एक इंडिविजुअल के। इंडिविजुअल को साइड पे कर दो, एओपी को साइड पे कर दो, बाकी सब चीजें कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं बाय एनी मीन्स। सो 114 की रिटर्न के अंदर क्या कंडीशन आ गई? अब अगर समझो कि कोई कंपनी ने बनी है कंपनीज एक्ट के थ्रू, उसे रिटर्न फाइल करनी है। कोई भी बॉडी कॉपरेट बनी है, ऑटोनोमस बॉडी बनी है किसी भी लॉ के अंडर, उसने रिटर्न फाइल करनी है। कोई भी मुदारबा बना हुआ है, कोई भी बैंकिंग का एक आगे सेपरेट इंस्टीट्यूट बन गया, मुदारबा इंस्टीट्यूट बन गया, उसने भी रिटर्न फाइल करनी है। बॉडी कॉपरेट और लॉ, पाकिस्तान से बाहर कोई भी कंपनी बनी हुई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर कोई भी कंपनी बनी हुई है, पाकिस्तान में काम कर रही है, तो वो पाकिस्तान की 114 के तहत रिटर्न फाइल करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सब उसका बीच में हिस्सा है, ठीक है, कंपनी का। यहां तक जितने भी इदारे आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर किसी को कंफ्यूजन है बच्चों? नहीं बच्चे, 80 है सेक्शन, सेक्शन 80। 114 में रिटर्न डिफाइंड है कि रिटर्न किस किस ने फाइल करनी है बच्चे, और वो बताता है कि रिटर्न क्या है।
ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बताता है किस किस ने रिटर्न फाइल करनी है। अब एवरी कंपनी, दूसरी बात है एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी whose taxable income for the tax year exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax under this ordinance। कोई भी ऐसा बंदा, भाई मैं लॉ की लैंग्वेज समझा रहा हूँ, मे भी डिफिकल्ट हो आप लोगों के लिए, जहां पे बच्चों कंफ्यूजन आए, जहां पे समझ ना आ रहा हो, ये लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है। जहां समझ ना आए मुझे रोकना है, मुझसे पूछना है, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा, एनी पर एवरी पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन में कंपनी भी है, इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है, सब कुछ आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 80 जो भी दिखा है, एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी, अब उसने सेपरेट कर दी कंपनी के अलावा, whose taxable income for a tax year exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax। मतलब मिनिमम थ्रेश होल्ड से जिससे ज्यादा इनकम होगी तो उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। मिनिमम थ्रेश होल्ड डिफाइंड है, सैलरी इनकम की 6 लाख है, 6 लाख से जिसकी ऊपर इनकम होगी उसने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। ऑल्दो 6 लाख पे कल हमने देखा 6 लाख 1 रुपया लिखते थे तो उसका टैक्स नहीं बन रहा था, जब तक 6 लाख 50 रुपए तक हम नहीं पहुंचे, या 6 लाख 40 रुपए लिखते ना तब उसका 1 रुपए का टैक्स बनना था। तो फिर भी हमें टैक्स तब भी पे करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर उसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड से 6 लाख 1 रुपए है, क्योंकि लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि उसने 6 लाख से कम कमाए तो वो टैक्स नहीं फाइल, रिटर्न नहीं फाइल करेगा। उसने कहा है कि 6 लाख से ऊपर 1 रुपया भी चला गया टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड 36 ऑफ सेक्शन 2, एनी कोई भी एनपीओ है उसने करनी है। 236 के अंदर डिफाइंड है एनपीओ की डेफिनेशन, बेसिकली ये है एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द, किसी बंदे की इनकम है फाइनल टैक्स में फॉल करती है। अभी मैं फाइनल टैक्स को आपको समझाता हूं। एनी पर्सन नॉट कवर्ड बाय क्लॉजेस अबव who has been charged to tax in this in 2 preceding years claim a loss etc etc, ये वो सारी कंडीशंस हैं कि मतलब ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, ओन्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जिसकी होगी, कोई फ्लैट होगा उसके पास, कोई भी गाड़ी होगी 1000 सीसी से ज्यादा, हैज ऑब्टेन एनटीएन नंबर ले लिया गलती से जिस तरह आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी इस तरह की कंडीशन आती जाएंगी उस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। ये वो कंडीशंस हैं जिससे आप बाय एनी मीन ज्यादातर लोग फॉल कर ही जाते हैं, कुछ नहीं करो तो फॉल कर जाते हैं आप इसके अंदर। तो जिस जिसके पास ये जिस जो इस कंडीशन में फॉलो करेगा मैंडेटरी है कि उसने रिटर्न फाइल करनी है, 114 वाली, ठीक है बच्चों। सिमिलरली ये आ गया वेल्थ स्टेटमेंट का, यार ये क्यों चेंज हो गया, वेल्थ स्टेटमेंट आ गया बच्चे, ये आ गया जिसने रिटर्न फाइल नहीं करनी, ये वही है बच्चे, रिटर्न ऑफ इनकम के आगे से डिफाइंड है। बच्चे पढ़ लेना, ये मैं शेयर करूंगा, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, कंडीशन लिखी हुई है किस किस ने रिटर्न फाइल करनी है। अगर मैं इसमें देख कोई भी ऐसी पढ़ लूं, इसमें लास्ट जो 1A लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जिसकी 2 लाख से ज्यादा इनकम होगी ना तो बिजनेस इनकम, उसने भी रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। सो कोई बार नहीं है किसी के ऊपर, तो मतलब आपकी 2 लाख से ज्यादा वैसे इनकम है चाहे उसमें लॉस क्रिएट हो रहा हो फिर भी आपने उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो बच्चों वेल्थ स्टेटमेंट आ गई, कल हमने वेल्थ स्टेटमेंट को पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये वेल्थ स्टेटमेंट में हम आ जाते हैं वापस, ये वही पोर्टल है जो हमने कल किया था, कैसे हमने फाइल करनी थी, ये वही की वही चीजें हैं, ये सब आपकी उस प्रेजेंटेशन में, वो जब आप इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास शो होना शुरू हो जाएगी कैसे फाइलिंग करनी है। पीरियड सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने वो लिखना है, फिर जो भी टैक्स बनता हो वो लिखेंगे, वो लिखने के बाद हमने, अगर आपको याद हो एडजस्टेबल टैक्सेस में जाना है, जो भी टैक्स कटा हुआ होगा वो हम लिखेंगे वहां पे, जो टैक्स कट गया वो लिख दिया, उसके बाद कंप्यूटेशन में चेक करेंगे कितना टैक्स बना हुआ है, पेबल बनता है नहीं बनता, जो भी सिनेरियो है, उसके बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाके उसको डिक्लेयर कर रहे हैं हर हर एक एक जगह पे। तो इसके अंदर कोई और नहीं है, फिर वेरिफिकेशन करेंगे और सबमिट कर देंगे जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे थोड़ा सा।
कल हमने यहाँ पे खत्म किया था, एक बंदे का बेनिफिट है, एक बंदे का एक्सपेंस है। इसकी बात करते हैं, रिटर्न फाइल्ड, जो ये याद रखो, जैसे ही रिटर्न फाइल होगी आप लोगों के पास 120 का ऑर्डर आएगा। इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर। ये याद, लाजमी याद रखो, जब भी रिटर्न फाइल करोगे ये ऑर्डर रहेगा, सेक्शन 120। कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूं। ये है एक, ये इसे इसे ये भी कहते हैं ओरिजिनल असेसमेंट। रिटर्न का क्या मतलब है? असेसमेंट। लॉ की लैंग्वेज में रिटर्न लिखा हुआ है सिर्फ सेक्शन 114 में। आगे हर जगह पे 120, 121, 122, 123, 124 ये वर्ड्स है असेसमेंट। जो भी वर्ड होगा आगे असेसमेंट यूज होगा। असेसमेंट इज इक्वल टू रिटर्न। आपने रिटर्न फाइल की 114 की, आपका ऑर्डर आएगा 120 का। 120 वही होगा जो रिटर्न फाइल की है। ये इस तरह से है ना कि जैसे कि रिटर्न जब हम फाइल कर रहे हैं 114, वो हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें 120 अपने सामने बाद में नजर आना शुरू हो नहीं, रिटर्न भी शो हो रही होती है ना। वही रिटर्न उसको इस तरह कहना चाहो, आप अपने अल्फाज में जो जैसा वर्ड देना चाहो दे सकते हो, बट सिंपल सी बात है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रूफ होके आ जाती ये आपकी रिटर्न फाइल हुई, आपने फाइल की, कमिश्नर ने कहा कि भाई ये आपकी रिटर्न मेरे पास सबमिट हो चुकी है, तो इसे कहते हैं ओरिजिनल असेसमेंट। अब इसके बाद आपकी रिटर्न अमेंड हो सकती है, उसके लिए ये सेक्शन है 121, इसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये आगे दूसरा 121 आ गया, 122 अमेंडमेंट असेसमेंट, 123 प्रोविजनल, 124 आ गया, इसे कहते हैं रिमांड बैक वर्ड यूज कर लो। ये मैं अपने से वर्ड यूज कर रहा हूं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। आपने रिटर्न फाइल की, ये रिटर्न आपकी फाइल्ड है, आपकी तरफ से एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। आपने खुद से कहा कि मेरी ये सेल्फ असेसमेंट है, मैंने खुद से फाइल कर दी, मेरी ये रिटर्न है। अब ये तो आपने फाइल की है, एफबीआर का क्या काम है? जब एफबीआर के पास रिटर्न जाती है, असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। जो आप लोग रिटर्न फाइलिंग पे पैसे जैसे, या जो हम पहले सेशन में कर रहे थे कि इतने पैसे बनते हैं, ये बनते हैं, रिटर्न पे इतने पैसे, रिटर्न पे कुछ भी नहीं है। रिटर्न इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट, ये एक डिक्लेरेशन है कि आपकी चीजें ये हैं, आपके पास ये एसेट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास टोटल इनकम पूरे साल की ये आई है। इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन, नथिंग एल्स देन दिस। असल कहानी रिटर्न के बाद इस तरह से शुरू होती है, 121, 122, 123, 124। वो जब आपके रिटर्न को तब्दील कर सकता है, ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपकी रिटर्न को अमेंड कर सकता है। वो अमेंड किस सेक्शनों में करेगा? 121 में भी कर सकता है, 122 में भी कर सकता है, 123 में भी आ सकता है, 124 एक और कंडीशन है जो कि बाद में हम इसको देखेंगे। तो रिटर्न आपकी चेंज हो सकती है सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, ठीक है। अब मैंने बात की है बच्चों टू द पर्सन ऑफ जिसका बेनिफिट हुआ। लेट से हमारे पास अहमद फराज भाई थे जिस तरह बैठे हैं, ये अहमद फराज की बातें हैं, ठीक है। ये जो एक्सपेंस है, अहमद फराज जॉब कर रहे थे बैरिया टाउन में, लेट से बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया, ये रिकॉर्ड किया अपना एक्सपेंस। कंपनी की पहले हमने, अगर याद हो आप लोगों को, कल हमने किया था रेवेन्यू, माइनस आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, उसके बाद नेट प्रॉफिट, और फिर टैक्स।
यहाँ अमाउंट आ रही है, जो भी अमाउंट आ रही है, इसके बाद ये आ गई, ये अमाउंट आ गई, उसके बाद ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, फिर आपका टैक्स आ गया। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंस है बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो स्टोरी हमारी फिलहाल साइड पे हो गई, उसको अभी हम लेके आएंगे थोड़े से बाद, बट दोनों को मिक्स नहीं करना, किसी भी जगह पे मिक्स नहीं करना। वो एक इंडिविजुअल की बात की रिटर्न है, ये कंपनी की रिटर्न की तरफ जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में ये बुक करना है एज ए एक्सपेंस। ठीक है, कंपनी ने अपने पास इसको एडमिन एक्सपेंस में डाल देना है कि ये फराज साहब की एक सैलरी है, फराज साहब की ये इनकम थी, हमारे लिए ये एक्सपेंस बुक हो गया। इस पे इन्होंने करना है सेक्शन 149, जो आपको याद है, मैं भी उसको दिखाता भी हूं मेरे पास, एक मिनट बच्चों, ये है। ठीक है, ये शेड्यूल दे दिया, सेक्शन 149 इस्टेब्लिश करता है कि भाई जिसकी जो जो इनकम है उस पर किस किस रेट के हिसाब से टैक्स कटना चाहिए। मतलब किसी बंदे की 6 लाख इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं, 6 लाख से ज्यादा है तो 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, लेकिन 6 लाख से ज्यादा और 12 लाख से कम हो अगर, तो फिर ये हमारा सेक्शन 149 इस्टेब्लिश करके देगा कि क्या क्या है। सेक्शन 149 बताता है कि पार्ट 1 चैप्टर 2 पार्ट 1 डिवीजन 1, इसमें जाके देखें तो आपको रेट ऑफ टैक्स ऑन सैलरीज आ रहा होगा। 149 जस्ट ये बताता है। 155 148 क्या बताएगा, वो कहेगा पार्ट 1 चैप्टर डिवीजन 2 में चले जाए, इस साइड कोई अगला कहेगा 150 153 कहेगा डिवीजन 3 में चले जाए। सो वो डिवीजन अपने स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत लिखने के बाद कि हमारे 153 में क्या क्या फॉल करेगा, उसके डिवीजन किस में जाना, वो ये चीजें चला जाएगा। सो हमें ये जो चीजें जो टैक्स बना रहा है, ये हमारा डिवीजन से होके आ रहा है, और डिवीजन कहां से आ रही है, सेक्शन 149 से उठ के आ रही है। हम अभी सैलरी की बात कर रहे हैं। ये जो सैलरी है ये इसने रिकॉर्ड कर दिया है अपने पास एडवन एक्सपेंस में। अब एफबीआर है, एफबीआर ने ये अगर मंथली बेसिस पे देखना है, क्वार्टरली देखना है, तो एफबीआर के पास इसका मैकेनिज्म देखना था। एफबीआर ने मंथली और क्वार्टरली देखने के लिए, जब उसने ये देखना था तो सही है जी, कीड़े ख्यालों में हो सो गए हो बच्चे। एक सेक्शन है बच्चे 165, इसको कहते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमारा बैरियर टाउन की बात कर रहा हूं, बैरियर टाउन ने मंथली या क्वार्टरली या बाय एनुअली अपनी कुछ स्टेटमेंट, अपने कुछ एक्सपेंसेस हैं वो उसने अपने फाइल करने हैं अंडर सेक्शन 165। 165 की स्टेटमेंट्स हमारे पास पोर्टल में पड़ी होती हैं, हमने वो सबमिट करनी है। अगर हम वो सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपेंस जस्टिफाई नहीं होगा। ये है क्विक रिकवरी। मतलब आप, मैंने ये बताया कि मेरे एडमिन एक्सपेंसेस इतने हैं, एफबीआर ने कहा, यार ये चलना ही बंद हो गया, एफबीआर कहता है कि जी मेरे ये एक्सपेंसेस हैं ये वाले, एफबीआर कहेगा कि भाई मुझे इसका 21C याद है बच्चों, 21C कल जो मैंने बात की थी, किसी को याद है कोई 21C, ये बात आई थी, बिजनेस इनकम और एडमिजिबिलिटी, ये वर्ड कल हमने पढ़ा था। ठीक है, आपने अगर टैक्स कटा हुआ है सेक्शन 149 में, आपका रिटर्न में जो आपने, मैंने किसी अपने एम्प्लॉय अहमद फराज साहब को मैंने सैलरी दी है, उस पर मैंने टैक्स काट लिया है, तो जो मैंने टैक्स काटा है वो अगर मैंने टैक्स काट के जमा करा दिया है तो मेरा जो अहमद फराज का एक्सपेंस है वो एडमिजिबल हो जाएगा, वो एफबीआर मान लेगा कि भाई ये एक्सपेंस वैलिड है। लेकिन इसकी जो इंफॉर्मेशन है
वो मैंने यहाँ पर फाइल कर देनी है 165 में। एफबीआर के पास एक ये आ गया, 165 में रिपोर्टिंग आ गई। इसकी रीजनिंग क्या है? इसकी रीजन है दो चीजें, एक होती है ऑडिट, एक होता है 161/205 ऑडिट प्रोसीडिंग्स, एक होता है विदहोल्डिंग टैक्स प्रोसीडिंग। सो ये जो 165 है, एफबीआर हमारे साथ जो क्वेश्चनिंग करता है, जो भी एफबीआर ने हमसे करेगा, या तो ये प्रोसीडिंग खोल देगा, हमारे खिलाफ ऑडिट करना शुरू कर देगा, या ये वाली प्रोसीडिंग खोलेगा। एफबीआर के पास पावर्स है, वो हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इस प्रोसीडिंग के लिए एफबीआर के लिए लाजमी है कि पहले ये स्टेटमेंट चेक करे। इस प्रोसीडिंग्स के लिए 161/205 ये कौन सी है? विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स कौन सा है? जो 149 वाला टैक्स है। तो उसको इंटरलिंक यहां से करना है, इसको इंटरलिंक यहां से करना है। अगर ये नहीं होगा, जब ये एफबीआर ये प्रोसीजर ऑप्ट नहीं करेगा, अगर हमारी स्टेटमेंट्स नहीं देखेगा, या हमने स्टेटमेंट्स फाइल ही नहीं की, तो वो और बात है। अगर हमने स्टेटमेंट्स फाइल की हुई हैं, हम उस एफबीआर को कहेंगे भाई तू इधर क्या करने आ रहा है, तू जाओ हमारी 165 की स्टेटमेंट्स देखो, वहां पे सारे मैंने एविडेंस लगाए हुए हैं। अगर आपको मसला आता है तो मुझसे आके पूछें। मैंने सारी स्टेटमेंट्स जो मेरी बेसिकली बनती है क्वार्टरली, ठीक है, तो मैंने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स अपनी फाइल कर दी हैं। कंपनी की क्वार्टरली होती है, यूपी का डिफरेंट सिनेरियो, बाय एनुअल किसी किसी की स्टेटमेंट एक होती है, एक एनुअल है 149 की स्टेटमेंट सैलरी की, ये एक एनुअल भी फाइल होगी। मतलब कहने का मेरा ये है कि आपके एक्सपेंसेस, याद रखो, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस एक्सपेंस पे जितना भी टैक्स कट रहा है, वो आपने कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना है। वो रिपोर्ट करने की एक ही जगह है, 165 की स्टेटमेंट। 149 सैलरी की बात है। सैलरी की इंफॉर्मेशन आप क्वार्टरली भी दे रहे होते हो बच्चों, और एनुअली भी दे रहे होते हो। तो सैलरी की एक बहरिया टाउन की बात कर रहा हूं, जो एक प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है, उसने क्वार्टरली भी रिपोर्ट किया हुआ है, एनुअल भी रिपोर्ट किया हुआ है, अपने अकाउंट्स में भी रिपोर्ट किया हुआ है। सो एफबीआर के पास तीन तीन जगहों पे इंफॉर्मेशन आ रही है। एफबीआर अगर वहां से इंफॉर्मेशन नहीं डिडक्ट करता, तो एफबीआर हमसे इंफॉर्मेशन क्यों ले रहा है? मतलब अपना काम तो करके आए ना। तो हम उससे ये कहते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जब भी वो शो कॉज करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, स्पेशली 161 इस प्रोसीडिंग का। हम कहते हैं कि भाईजान ये स्टेटमेंट्स हमारी फाइल्ड हैं 165 के अंडर, इसके अलावा 149 की भी फाइल्ड है, इसके अलावा हमने अपनी रिटर्न में भी एक्सपेंस शो किया है। अगर आपको वो वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो फिर आप हमें बताएं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन ला के दें जो आपको क्लियर हो जाए। तो एफबीआर कहता है कि आप, फिर एफबीआर क्या करेगा? अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? 165 तक, 165 की बात क्लियर है आप लोगों को? आपने इन शॉर्ट वे में सिर्फ ये समझाया है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये सबसे पहले दिखाने होते हैं जब हम सैलरी ले रहे हैं, उसका एक्सपेंस काट रहे हैं या उसका जो टैक्स है वो काट रहे हैं, तो हमने शो करना होता है 165 की स्टेटमेंट के अंदर कि हमने इसका ये टैक्स काट लिया, फिर काट के उसको सैलरी दी है, राइट? ये हमने शो कहाँ करना है, ये आप कहना? मतलब कि अब मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी है, 1.5 लाख उसकी सैलरी थी, 10,000 रुपया उसमें से टैक्स काटा है, तो काट के ये हमने अपनी रिटर्न में, कंपनी ने अपनी रिटर्न में दिखाना है 165। नहीं, कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करेगी 114 के अंडर। ठीक, ये एक्सपेंस तो शो करेगी 165। नहीं, 114 में भी एक्सपेंस शो करेगी। ठीक, ये इसके अलावा है, 114 के अलावा, और उसने क्या करना है, 165 की स्टेटमेंट फाइल करनी है। 165 उसकी इसके अलावा मंथली इसमें एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं, इनकम भी आ रही होती है। इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, और स्पेशली वो एक्सपेंसेस जिस पे टैक्स कटा होता है। अब बोलो। ये सिर्फ वो अक्सर ये होता है ना कि जीएसटी जो जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो भी फाइल कर रही होती है, मंथली या क्वार्टरली भी फाइल कर रही है, ये भी वही है हाँ वही है। जीएसटी। जीएसटी नहीं है वो बच्चे, जीएसटी तो मंथली फाइल होती है। जीएसटी ना कहो, उसे सेल्स टैक्स रिटर्न कहो। सेल्स टैक्स रिटर्न मंथली फाइल हो रही होती है, बट विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी उसमें फाइल हो रही होती है। तो जीएसटी की जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है वो भी मंथली फाइल हो रही होती है, ये भी आप कर रहे होते हो। बच्चे किसी का सवाल था? 114 ना 114 का कोई प्रूफ नहीं है, ना 114 का प्रूफ है, ना 165 का कोई प्रूफ है, ना दोनों ये प्रूफ है।
ये जस्ट डिक्लेरेशन है, आप बस बता रहे होते हो, इंटीमेशन दे रहे होते हो, आपने बताना है कि मेरे जो इसके अंदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनका एविडेंस मैं यहां पर दे चुका हूं। बच्चों मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूं इसको ना, थोड़ा सा मैं आगे लेके चल रहा हूं। मैं स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब ये आ गया 149 का टैक्स, 149, ठीक है। ये आ गया अहमद फराज। सर मैं ये समझा कि 114 जो सा है वो ईयरली जाके होगा, हाँ, जबकि 165 जो आपके क्वार्टरली, है वो क्वार्टरली और मंथली भी होते हैं। क्वार्टरली भी होते हैं, मंथली पहले होते थे, अब नहीं होते। अब ये 149 की जो स्टेटमेंट है ये ईयरली भी हो रही होती है। ये मतलब क्वार्टरली के अंदर भी आ रहा होगा अहमद फराज, इस 149 के अंदर भी आ रहा होगा, इस 114 में भी लिखा हुआ है हमने। मतलब ये कहने का मतलब ये हम ये इसको रिकनसाइल 114 को दिखा रहे हैं इक्वल टू, हम दिखा रहे हैं 149 इक्वल टू 165, हम ये स्टेब्लिश कर रहे हैं एक तरह से। और ये चीज जो प्रोसीडिंग होगी ये इसके अंदर होगी। एफआईआर को अगर कोई शक छुपा है या कोई शो कोर्स नोटिस वो करता है 21 सी सेक्शन के तहत, तो हम उसको आंसर ये कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप 165 हमारी स्टेटमेंट जाके देख लें, उसमें हमारे एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर 165 नहीं तो 114 देख लें, उसमें भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह शो हो रहे हैं। 165 देख लें या 149 देख लें, 165 या 149 देख लें। हाँ। 149 कौन सा वाला? वो बच्चे 149 है, ये है एक एनुअल स्टेटमेंट। इसे 165 का वो नाम है स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट्स के अंदर मल्टीपल तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं बताता हूँ, देखो बच्चे 165, हौसला करो, मैं तो सारा बताता हूँ, हौसला हौसला, टेंशन नहीं लेनी। यहां से आओ, मैं यहां पे चल रहा हूँ। अहमद फराज साहब की जो रिटर्न है ना, अहमद फराज की हमने अपने पास एज ए एक्सपेंस बुक किया है, ठीक है। इस पे डिडक्शन हुई है 149 की, ठीक है, जो टैक्स कटा है इस पे। ये हमने कहाँ बुक किया, अपने पास एक्सपेंस में बुक कर लिए यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंस में बुक कर लिए, ये तो हमारे पास आ गए फाइनेंशियल्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास एक एक जगह है 165 में, एक जगह है 149 में। इन दोनों ऑप्शंस में हमने ये बताना है कि अहमद फराज की सैलरी के ऊपर पूरे साल के अंदर, किधर गया वो 10,000 रुपए इसका, वो साइड पे चला गया। अच्छा, पूरे साल के अंदर 1,20,000 इस स्टेटमेंट के अंदर जो कि क्वार्टरली फाइल हो रही है, लेट से एक बात है स्टेटमेंट जो क्वार्टरली फाइल हो रही है, 1,20,000 हम शो करेंगे टैक्स कटा हुआ है, और इस 1,20,000 का सीपीआर लिखेंगे, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट, ठीक है। कि इतना टैक्स अहमद फराज की सैलरी का कट चुका है, 165 में डिक्लेयर कर देंगे वहां से उठा के। पहली बार डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर लिख रहे हैं बस। यहां पर हो गया, 4 क्वार्टर्स गुजर गए, साल पूरा खत्म हो गया। पहले क्वार्टर में कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा यार, कितना 4, तो 30,000 रुपए हम फर्स्ट क्वार्टर में शो करेंगे, 30,000 सेकेंड क्वार्टर की स्टेटमेंट में शो करेंगे, 30,000 फिर फोर्थ क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की, और 30,000 फिर लास्ट क्वार्टर की। जब हम 149 स्टेटमेंट वो के एनुअल फाइल हो रही है, इसमें बताएंगे टोटल फराज साहब की सैलरी पे 1,20,000 कट चुका है। समझ आ रही है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। ये एनुअल है, अहमद फराज पे पूरे साल में 1,20,000 कटा गया, क्वार्टर में कितना कटा 30,000, महीने में कितना कटा 10,000, ठीक है। सो उसको एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करने के हमारे पास तरीके क्या क्या है, जहां से हमने अपने ऊपर जो वर्कलोड है कम करना है। हमने ये काम करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस डिक्लेयर जब होते जाएंगे तो क्लियर होते जाएंगे। जब तक हम सीपीआर नहीं ऐड करेंगे तब तक हमारी स्टेटमेंट जमा नहीं होगी, ठीक है। सीपीआर कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट, अगर हमने टैक्स काटा है तो तब ही अलाउ होगा। 165 में क्या हम 236 एक्स और जी भी सारे होंगे, सारे जितने
160, मैंने अभी सिर्फ 149 समझाया आप लोगों को। एडवांस टैक्सेस जितने भी हैं सारे के सारे इस 165 स्टेटमेंट में जो हमने किसी का टैक्स काटा है, हमने ये मैं सिर्फ पूरी तमाम एक्सपेंसेस में से सिर्फ सैलरी हेड उठाया और सैलरी हेड में से सिर्फ एक बंदा उठाया। तो आप खुद सोचेंगे कितना रिकॉर्ड होगा, कितने बंदों की इंफॉर्मेशन जा रही होगी। तो वो एफबीआर के पास जब सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाएगी, एफबीआर खुद से एक्सट्रैक्ट करके कहीं से भी हमें शो कॉज कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ है। यहां तक किसी को अगर 165, 149 और 114 में किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, किसी को कंफ्यूजन? एफपीआर की तरफ से शो कॉस्ट आता है, हो सकता है वो शो कॉस्ट नोटिस एनुअल का हो, तो हम उसको जवाब देंगे 149 से, और अगर वो हो सकता है क्वार्टरली का हो तो उसको बच्चे वो नहीं होगा, बच्चे याद रखो एफबीआर हमें कहेगा कि 165 है ना। एक सवाल था बच्चे आपका 161 और 165 में क्या फर्क है, शायद आपने पूछा था, वो मैं बताता हूँ। बच्चे एफबीआर है ना, वो हमें कहता है कि ये स्टेटमेंट्स फाइल करो, वो बस ये कहेगा स्टेटमेंट फाइल करो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट फाइल होनी चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करते, जो कि क्वार्टरली है बात, स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तो पेनल्टीज हैं इसके ऊपर। ये एक लॉ पे लॉफुली बाइंडिंग है हमारे ऊपर कि हमने काम करना है। अगर काट रहा है, अगर नहीं काट रहा तो नील फाइल करेंगे, स्टेटमेंट फाइल करेंगे। स्टेटमेंट सैलरी पे ना काट रहा, लेकिन उसमें एडवांस टैक्स लगा रहा हूं। कैसे लगा रहा हो? नहीं, अगर वो कोई गुड्स बाय करते हैं सैलरी पे वैसे, चलो गुड्स बाय कर लिए, गुड्स बाय करते हैं, ठीक है। उसने 165 भी करवा। हाँ तो 165 तो फिर भी करानी है ना उसने। लेकिन द पॉइंट इज, ये काम कौन करेगा? ये काम, इसे कहते हैं, एक वर्ड है प्रेस्क्राइब्ड पर्सन। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन 153 में डिफाइंड है, हम इसको देख लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बंदे करेंगे, अदरवाइज कोई और बंदा ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? 161 में क्या है? मैं बताता हूँ, वही बताने लगा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, 1 मिनट जान हो जाए यार, जान हो गई, होगी हो जी। अच्छा, हम देख रहे हैं ऑडिट, और देखने लगे हैं 161/205। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विद होल्डिंग ऑफ टैक्स प्रोसीडिंग। वैसे ऑडिट जो है मेरे ख्याल से अभी रेलेवेंट नहीं है आपको, आप लोगों के लिए बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही, क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ लें तो बेहतर है। पहले हम इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा निस्बतन ऑडिट से आसान है, ठीक है। हमने हमने क्या किया, हमने सैलरी दी, सैलरी पे हमने, सैलरी थी सेक्शन 12 की, ठीक है। टैक्स कटा 149 के हिसाब से, 149 के हिसाब से टैक्स कटने के बाद 165 में हमने फाइल कर दिया। अभी तक हमने ये देखा है, ठीक है। यहां तक कोई टेंशन तो नहीं, कोई कंफ्यूजन वाले लफ्ज तो नहीं आए? अब जो 165 में आ गई हमारी स्टेटमेंट, अब एफबीआर है, एफबीआर हमें एक नोटिस करता है।
एफबीआर कहता है कि आपके, जिस तरह मैंने अभी वो बनाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सीओएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हमने एक्सपेंस बुक किया है। दूसरा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, जनरल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये दो तरह के हमने एक्सपेंस किए हैं। एफबीआर कहेगा इन दोनों एक्सपेंसेस पे टोटल आपने एक्सपेंस किया, लेट से कि हमने 10 मिलियन किया हुआ है, ठीक है, ये 10 मिलियन, एक इस पे 8 मिलियन था, इस पे 2 मिलियन था, ठीक है, तो टोटल हमारा 10 मिलियन का एक्सपेंस है। एफबीआर हमें शो कॉज करेगा कि भाईजान अंडर रूल 44 रेड विद 161/205 प्लीज जो भी है प्रोवाइड रिकॉर्ड, ठीक है। रूल 44 का मतलब ये है, रूल 44 का जो हमारे ये जो एक्सपेंसेस 10 मिलियन के आ रहे थे, इसको हम रिकनसाइल करें विद 165 की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ। जब हमने स्टेटमेंट्स फाइल किए ना, स्टेटमेंट्स वो जो ये वाली, वो कहता है इसके साथ मुझे कंपेयर करके दो कि ये दोनों के दोनों आपने, ये इसमें 10 मिलियन आ रहा है आपके फाइनेंशियल्स में, तो 165 में भी 10 मिलियन पे ही टैक्स कटना चाहिए। वो कहता है कि मुझे रिकनसाइल करके दो। अभी तो मैंने सिर्फ एक सेक्शन बनाया ना, 149 एडवांस टैक्सेस, मैंने आपको बच्चों बताया 147 से लेके 155, ये एक सिंपल मैंने कहा कि 95% ये एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद जो बकिया 5% है वो 236, 231 वो आगे अगले सेक्शन है, ठीक है बच्चों, उन पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन मेन सेक्शंस ये हैं। अब वो इसके अंदर, अब हमारे पास लेट से अब ये कॉस्ट ऑफ सेल 8 मिलियन था, एडमिन सेलिंग जनरल एक्सपेंसेस 2 मिलियन थे। वो कहता है कि आप रूल 44 के तहत जो टोटल एक्सपेंसेस हैं 10 मिलियन, इसको आप रिकनसाइल करके दो अपनी जो आपने स्टेटमेंट्स फाइल की हैं 165 के अंदर उसके साथ। अगर आप ये रिकनसाइल कर देते हो तो आपकी प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है। रिकनसाइल नहीं करते, प्रोसीडिंग आपकी खत्म नहीं होती, आप पे टैक्स लग जाता है। टैक्स कैसे लगेगा, क्वेश्चन इज दैट। स्टोरी क्या है, अहमद फराज साहब जो थे, मैं यहां पे लेके चलता हूं, ये अहमद फराज की इनकम लेट से 5,80,000 है, 595 है सालाना इनकम। इस लॉ के मुताबिक इस पे टैक्स तो होगा नहीं। जब टैक्स नहीं होगा तो ये आ गया जीरो टैक्स। तो 165 जो है इस पे तो ये वाली शामिल ही नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि जो 165 में जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वो जाएगा जिस पे सीपीआर होगा, जिस पे टैक्स कटा होगा। अगर टैक्स नहीं कटा होगा तो इसमें जाएगा ही नहीं, 165 की स्टेटमेंट में वो जाएगा ही नहीं। तो जितने भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं 165 में, उन पे टैक्स कटा होना जरूरी है, क्योंकि उनका सीपीआर लिखा होगा वहां पे। अगर सीपीआर ही नहीं है तो 160 उधर डालोगे क्यों भाई। 165 तो स्टेटमेंट यही कहता है कि भाई आपने इतनी सैलरी पे, इतने एक्सपेंसेस पे इतना टैक्स काटा है। अगर वही नहीं लिख रहे आप तो फिर किस तरह की, मतलब आपकी प्रोसीडिंग ही एक तरह से वो कहेंगे गलत है। लेकिन द पॉइंट इज कि हम बाय लॉ हम तो टैक्स ही नहीं काट सकते थे। ये जब बाय लॉ हम काट नहीं सकते तो हम क्यों भी 165 में लिखें, हम नहीं लिखते। तो स्टेट यहां पर आके ये जो चीजें हैं ये रिकनसाइल नहीं करती, ये वाली चीजें जब ये रिकनसाइल नहीं करेंगी बच्चों, तो आपकी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, यहां पे ये मसला आ जाएगा। ये जो प्रोसीडिंग है, आप वो कहेंगे कि ये रिकनसाइल नहीं कर रही, तो जितनी रिकनसाइल नहीं कर रही उस पे आप एट द रेट ऑफ सम परसेंट, 5%, 10% वो कहेगा टैक्स जमा करा दो। हम कहेंगे भाई हमारी बात सुनो, हम पे तो टैक्स लगता ही नहीं था। तो वो हर एक पार्टी जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, हम उसकी इंफॉर्मेशन देना शुरू करेंगे। लेट से फराज भाई हैं, इस पे टैक्स नहीं लगता था, हम उनसे कहेंगे ये फराज साहब हैं, इनका ये आईडी कार्ड नंबर है,
ये इनका घर का एड्रेस है, ये इनका डेजिग्नेशन है, वो लिखते हैं हम मतलब जो हम डेटा दे रहे होते हैं ना एफबीआर को, जवाब में हम लिखा करते हैं कि एक बंदा है, ये ट्रांजैक्शन है, उसके साथ ये उसका आईडी कार्ड नंबर है, आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड की कॉपी भी देते हैं, और इस पे हमने इतनी सालाना सैलरी दी है, ठीक है, इनको इस पे टैक्स ही नहीं लगता था, तो हम टैक्स क्यों काटें? तो वो एफबीआर कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, एज पर लॉ आपने किया है, तो वहां पे प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है। सो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो मैंने आपको कल बताया था कि अगर उस पे टैक्स कटेगा तो एडमिजिबल, अगर टैक्स नहीं कटेगा तो इनएडमिजिबल। यहां तक अगर किसी को भी कंफ्यूजन है बच्चों तो मुझसे पूछो, मैंने आगे चलता हूँ। ये डिक्लेयर कहाँ पे करना होता है? क्या बच्चे? ये जो इसको रिपोर्ट करना है कि अगर ये 580 है तो टैक्स से कम है। बच्चे रिपोर्ट नहीं कर सकते इसको आप, ये जब शो कॉज आता है ना आपको, शो कॉज किसका आएगा? ये आया रूल 44 रेड विद 161/205 शो कॉज। अब मैं आपको 161 रूल 44 क्या है ये बता देता हूँ, 161 क्या है और 205 क्या है ये बता देता हूँ। नहीं, जैसे इसकी एक मिनट, हाँ भाई, टैक्स बना था जिसका, उसका हमने रिपोर्ट कर दिया था 165 में ना। अगर टैक्स बना था तो 165 में हमने डाल दिया था, पीआर बना के तो हमने जो डाल अगर दिया था। अगर नहीं बनेगा तो हम उसको 114 की रिटर्न में बस एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात, हम बस अपना एक्सपेंस बुक कर रहे होते हैं। एफबीआर ने हमसे असेस किया तो हम उसका रिप्लाई में हाँ बताएंगे कि ये इसको सैलरी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। बच्चे ये मैं 161/205 मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें शो कॉज आएगा रूल 44 रेड विद 161/205 सिलेक्शन। रूल 44 कहता है कि 165 को एक्सप्लेन करो विद योर रिटर्न, विद योर एक्सपेंसेस। 165 की एक्सप्लेनेशन है रिकंसिलेशन ऑफ 165 विद योर एक्सपेंसेस, ये है रूल 44। 161 क्या है? एवरी एक्सपेंस और फिर उसकी पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, दो वर्ड। 161 क्या है? कोई भी एक्सपेंस और जब उसकी पेमेंट होगी उस पे आपने टैक्स काटना है उसको एडमिसिबल बनाने के लिए। अगर कोई एक्सपेंस है, अगर आपके वो क्या होता है यार, वो कंसेप्ट को क्या कहते हैं? प्रूडेंट कंसेप्ट। प्रूडेंट कंसेप्ट क्या है बच्चे, कोई बताएगा? प्रूडेंट कंसेप्ट, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांस जो है रिसीवेबल्स होते हैं आपके पेबल। हाँ, रिसीवेबल पेबल क्या? पेबल्स यानी कि कंपनी में पेबल होते हैं कि उसने देने हैं। हाँ, तो कैश में होती है कि आपने कैश पे कर दिया सब कुछ जितना तुम बताओ बच्चे। इसमें एडवांसेस में कोई चीज पे की जाती है। नहीं बच्चे मैं बताता हूँ, नहीं है मजा बच्चे। सिंपल एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है, वो ये होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी हो कि आपका एक्सपेंस इनकर होना है, तो आपका एक्सपेंस इनकर होना है 10 दिन बाद, तो आज आप उसकी बुकिंग कर सकते हो। इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब आपका एक्सपेंस श्योरिटी हो जाए इस बात की कि आपका एक्सपेंस इनकर होना ही होना है, तो आप उसको अपने फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड कर देते हो। जैसे कि अगले महीने की सैलरीज बजटेड आपको पता है कि इतनी सैलरीज होनी ही होनी है, तो आज आप पिछले महीने बैठ के उसको अगले महीने रिकॉर्ड कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग मतलब फाइनेंशियल्स में लिख सकते हो, रिकॉर्ड का मतलब है फाइनेंशियल्स में लिख सकते हो। तो 161 ये कहता है कि कोई भी एक्सपेंस, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, हमने एक्रूअल कंसेप्ट है, अगले महीने एक्सपेंस होना है तो हम अगले महीने हम आज रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि 161 कहता है जब आपने उसको पे ऑफ करना है, जैसे ही पे ऑफ करना है तब उस पे टैक्स काटना है। तो 161 की प्रोसीडिंग होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंस, टैक्स कटा है कि नहीं कटा, ये है 161। कोई कंफ्यूजन बच्चों अभी इसमें? 205 क्या है? इसे कहते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज क्या है? आपने टैक्स काटना था, लेट से आपने टैक्स काटना था, जितनी भी अमाउंट थी, जिसे उसकी सैलरी थी, जो भी 10,000 रुपए टैक्स बनता, 20,000, 50,000, 1,20,000 टैक्स बनना था। अगर आपने टैक्स नहीं काटा
उस पूरे साल में, या टैक्स आपने लेट काटा है। तो अगर आपने 6 महीने लेट काटा है, 12 महीने लेट काटा है, मतलब 18 महीने लेट काटा है, जितने महीने लेट काटा है उस पे इंटरेस्ट रेट जो एसबीपी का होगा प्लस 3% ऑफ काइबर, या कोई ऐसे भी 3% प्लस काइबर जिसे लिखा होता है, ये आपने पे ऑफ करना होता है एक्स्ट्रा ऑन दैट टैक्स जो आपने पे नहीं किया। समझ रहे हो बच्चे? ना काटा है, अगर काट लिया है तो जमा नहीं कराया। दोनों सूरतों में पहली बात है आपने टैक्स काटना था, टैक्स काट के दूसरी बात क्या है, आपकी मिल्कियत तो नहीं है, अगले हुकूमत पाकिस्तान की है, उनको जमा कराना है। अगर आपने काटने के बाद जमा भी नहीं कराया तो दोनों सूरतों में, काट लिया जमा नहीं कराया, अगर काटा भी नहीं है तब भी, जितने पीरियड का नहीं काटा है और जमा नहीं कराया उतने पीरियड का आपने टैक्स जमा, आपने एक्स्ट्रा टैक्स तो ये होगा ही होगा, टैक्स तो जमा कराओगे कराओगे, प्लस जितना लेट किया आपने उतना आप डिफॉल्ट सरचार्ज भी जमा कराओगे। 3% किसका होगा, सैलरी का? नहीं बच्चे, मतलब जैसे कि आपका टैक्स है ₹1,00,000, ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ये है 1,20,000 का ना वो पूरे साल हाँ, 1,20,000 आपने काटा ही नहीं है, तो इस पे लेट से कि आजकल चल रहा है 20% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 20+3 23%। तो पूरे साल का 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 23%, कितना हो जाएगा? जितना भी हो जाएगा, लेट से कि बन जाता है कि 25,000 रुपये बन जाता है, ठीक है? 25,000 और जमा प्लस 1,20,000 ये जमा कराओगे आप। तो बंदा कहेगा ये भी छोड़ो मैंने। नहीं, 1,00,000 नहीं तो दोगे ना, फिर बच्चे किधर जाओगे? तो आप ये दोनों इकट्ठे मिलके जमा कराओगे। सो जितना टैक्स बना करता है, टैक्स जितना बना करता है, टैक्स वो सारा विद होल्डिंग के हिसाब से, वो प्रोसीडिंग किस में होंगे? 161/205। इसके अंदर किसी 161/205 में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? बच्चे रूल 44 ये है कि आपने 165 की स्टेटमेंट फाइल की है ना, 165 की स्टेटमेंट, ये बच्चे ये लिखा हुआ है, तो इसको आपने रिकंसाइल करना है विद योर एक्सपेंसेस जो कि आपके रिटर्न के अंदर आ रहे होंगे, जो 114 की रिटर्न है उसके अंदर, इसको क्या रिकंसाइल करके दो, तो वो रूल 44 है, ठीक है बस। होल्डिंग टैक्स किस एम्प्लॉय का करता है, जो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या फ्रीलांस करते हैं आजकल? बच्चे मैंने कहीं लिखा है कि मैंने कहीं लिखा है कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की बात लिखी है, मैंने हेड ऑफ एक्सपेंस लिखा है, हेड ऑफ इनकम लिखा है, सैलरी, हाँ जी। सैलरी होगा टैक्स कटेगा, नो मैटर व्हाटसोएवर, पार्ट टाइम फुल टाइम जो मर्जी हो, टैक्स कटना है। अगर आप बेनिफिट ले रहे हो, पहली बात मैंने बताई थी, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है? इनकम के ऊपर टैक्स, आपकी इनकम हो रही है टैक्स है, बात खत्म। ये बात है ही नहीं कि कैसे होगा, इनकम ने, ये एफबीआर ने तरीका निकाला हुआ है टैक्स का, हमें पढ़ना नहीं आया तो और बात है, लेकिन टैक्स का तरीका उसने निकाला हुआ है, जैसे मर्जी कर लो, टैक्स हमने देना ही देना है, किसी ना किसी तरीके से हमें देना ही पड़ जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, एक ये हमने अभी ये 3 सेक्शन देख लिए हैं, अगले अदर कौन से हैं? 21, 21 में कुछ सेक्शंस काफी आते हैं वैसे, और ये मैं अभी जो मूव कर रहा हूँ आप लोगों को बिजनेस इनकम की तरफ मूव कर रहा हूँ। बिजनेस इनकम में हमारे कुछ चार चार से 6 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है, जो अभी आज भी बीच में शामिल है एक तरह से। तो बिजनेस इनकम की तरफ मूव कर रहा हूं, तो बिजनेस इनकम को समझने के लिए हमें बिजनेस इनकम की एनोलॉजी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि बिजनेस इनकम किस किस तरह की होती है, सेपरेट सेपरेट सारा कुछ उसकी रिटर्न हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो काउंटर मैयर्स होते हैं एफबीआर के, या वो हमारे केसेस कर सकते हैं हमारे खिलाफ, वो हमने हमारे लिए देखना बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो हमें नहीं आते तो रिटर्न फाइल करना, रिटर्न जैसे लेट से कि बाज़ औक़ात ना आप लोग लॉगिन पासवर्ड दे देते हो जो
डिफरेंट लोग होते हैं, स्पेशली जो केपीके के लोग हैं, तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे वो लॉयर को दे देते हैं एंटी पासवर्ड के, तुम मेरी रिटर्न फाइल करते रहो, क्योंकि हमारे पास केसेस उधर के बहुत आते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिटर्न फाइल करते रहते हैं, ये नहीं पता कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लिख लिया। बाद में जब एफबीआई कहता है टैक्स, भाई टैक्स किधर है, ठीक है, टैक्स टूक्स नहीं होता बीच में, मतलब इस तरह। तो वो जब एफबीआई का नोटिस समझ नहीं आएगा ना बच्चों, एफबीआई के काम समझ नहीं आएंगे, तो फिर जो नोटिसेज है वो आपके खराब होते हैं। मतलब आपको जब रिटर्न फाइल करने नहीं आती, और रिटर्न फाइल करने आती है तो नोटिसेज समझ नहीं आते, तो फिर आपका रिटर्न फाइल करना और जो भी उसके बाद एक्टिविटी है वो आपकी सब खराब है। तो रिटर्न फाइल करनी आ जाए, लेकिन उसके बाद आपके साथ होना क्या है, एफबीआई ने आपके साथ सलूक क्या करना है, वो सबसे अहम है मेरे नजदीक, कि आपने बचना कैसे है, जिसे हम अपने अल्फाज में कहते हैं टैक्स से बचना नहीं, एफबीआर से केसेस में कैसे बचना है, वो जो ट्रांजैक्शन है वो समझना बहुत जरूरी है। जो केपीके के एक केसेस ये होते हैं, लाहौर के केसेस और कराची के केसेस ये होते हैं कि उन्होंने अपनी इनकम कम डिक्लेयर की होती है, तो वो एक और तरह की डिबेट होती है। कुछ ने अपनी इनकम एग्जाम डिक्लेयर की होती है, तो वो एक डिबेट सेपरेट है कि आया ये एग्जाम है कि नहीं है, वो एक डिबेट है। लेकिन हम ये बिजनेस इनकम के अंदर काफी एस्पेक्ट्स को क्लियर केटर करेंगे हम। अच्छा बच्चों, ये 165 आ गया, ठीक है। अब एक सेक्शन इसके बाद इसको हमने इंस्पेक्ट किया है 161/205 में, ठीक है। हमने ये एक ट्रेल चेक किया है। अब एक बिजनेस इनकम है, ठीक है, 18 सेक्शन 18 है, ठीक है। इसका इसका टैक्स कटेगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ 152, 150 से शुरू करते हैं, 148 से 148 भी है, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 भी आ जाएगा, ठीक है। 155 कम नहीं होता है। तो बिजनेस इनकम जो है, अगर एक बिजनेस बंदा कर रहा है, एक बंदा अगर वो करता है इंपोर्ट्स, तो अगर उसने इंपोर्ट की तो टैक्स कट जाएगा इंपोर्ट्स पे, तो उसका सेक्शन है 148 बच्चों। अगर उसने सैलरी दी है अपने एम्प्लॉयज को तो टैक्स काटेगा इसमें। अगर उसने किया है डिविडेंड्स तो ये टैक्स कट जाएगा। 151 है प्रॉफिट ऑन डेट, 152 है पेमेंट टू सर बिजनेस इनकम की बताओ, टैक्स का क्या था? बिजनेस एक्सपेंस, बता रहा हूँ 153। रेगुलेशन हाँ बच्चे आता हूँ, एक मिनट सब। 154 एक्सपोर्ट्स, यूजली तौर पे ये कंपनी के ना कम से कम, कि जिसे कहते हैं ना बहुत ही मिनिमम से ये काम होते ही होते हैं। कंपनी क्या करती है, इंपोर्ट्स करेगी, बाकी मुल्क से चीजें मंगवाएगी, जैसी चीजें मंगवाएगी उस पर टैक्स कट जाएगा, ठीक है। 18 क्या लिखा है? 148 114 18 सेक्शन 18 है ये, इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेक्शन है बच्चे, ठीक है। अगर वो सैलरी देता है, जैसे अहमद फराज साहब को सैलरी दी है तो उस पर टैक्स काटेगा। 150 उसने डिविडेंड दिया है किसी को, ठीक है, अपने ही इनकम पे जो डिविडेंड दे रहा है, अपने ही डायरेक्टर्स को डिविडेंड दे रहा है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा है, तो डिविडेंड देने से पहले टैक्स काटेगा। 151 है प्रॉफिट ऑन डेट, उसने कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो 151 में डिडक्शन होगी उसकी। 152 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स, जितने भी नॉन रेजिडेंट्स को हम पेमेंट कर रहे होते हैं। यहां पर दो चीजों में कंफ्यूजन ना करिएगा, ये इंपोर्ट्स है और ये पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स है, नेचर ऑलमोस्ट सेम है। ये भी तो बाहर के मुल्क से पैसे दे रहे हो आप, ठीक है, ये भी तो, बट इसमें ज्यादातर सर्विसेज अकाउंट फॉर होती हैं, ज्यादातर इसमें गुड्स अकाउंट फॉर होते हैं, ठीक है। हम दोनों को सेपरेट देखेंगे। 153 है पेमेंट टू रेजिडेंट्स और 154 है एक्सपोर्ट्स। इन सब के अंदर कोई भी एक्सपेंस है, ये मैं बच्चे बता रहा हूं, ये बिजनेस इनकम है।
अब ये जो बकिया सारे हैं ये बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी एडमिजिबल, क्या बिजनेस एक्सपेंस है ये सैलरी ड्यूरेशन ये सारे आपके एक्सपेंसेस है ना, ये सारे आप एक्सपेंस कर रहे होते हो ना बेसिकली, आपके जो एक्सपेंसेस टैक्स कट रहा है जो भी हो रहा है तो ये आपके एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं जो भी है। इस अगर बैंकिंग इंडस्ट्री है तो आप अपने एक एक्सपेंस दे रहे होते हो ना, किसी को इंटरेस्ट दे रहे होते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की बिजनेस एक्सपेंसेस में एक वर्ड कल हमने पढ़ा था सैलरी के ऊपर, एडमिजिबल, इसका मतलब था अलाउएबल। ये अलाउएबल के लिए काफी कंडीशंस है, जिसमें एक कंडीशन कल मैंने पढ़ाई थी, टैक्स कटा होना चाहिए, टैक्स ऑन दिस, ठीक है। इसके लिए एक सेक्शन यूज होता है 21C, ये सिर्फ एक सेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। ये एक सेक्शन है, इसके अंदर सेक्शन 21 जो है इसमें कोई 18-19 सेक्शन है, सब सेक्शन है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि 21C, यार एक तो मार्कर खत्म हो गया। क्लास क्लास हमारी किस टाइम तक है? 4:30 तक है, खत्म होने वाली है यार। सर आप 15-20 मिनट तक लाएंगे मैं वो सुबह के तक। नहीं, मैंने रोजा लगा हुआ है, सबको लगता है। 21C है बच्चों, मैं एक मिनट मार्कर लेके आता हूँ, मुझे लगता है हम लोग, एक मिनट यार। ये मार्कर पड़े हैं? मेरे तो नहीं होनी चाहिए, ये मैं तनवीर से पूछता हूँ। ये पता है ब्लैक है ना, दे दे, ब्लैक ही खैर है, चलता है। ये थोड़ी देर बाद फ्यूज हो जाते हैं ना। तनवीर से पूछ ले, अगर पड़ा है तो दे दे यार, ठीक है। मुझे सेक्शन 21C कहता है कि आपने जो भी एक्सपेंस किया है इस पे टैक्स कट होना चाहिए। 21O, 21M, ये मैं सिंपल वैसे कुछ थोड़े से एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। 21O कहता है अगर आपका एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट का है, मतलब आपके, मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस की नेचर्स बहुत वसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल, सेलिंग, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। लेट से आपका एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, और आपकी है फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी का अगर रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10% ऑफ रेवेन्यू से कम है तो वो एडमिजिबल एक्सपेंस है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 21, सेक्शन 21 में काफी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, काफी नेचर ऑफ एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, कौन कौन से एडमिजिबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं। मैंने सिर्फ एक सैलरी के ऊपर बताया था कि टैक्स कटा होना चाहिए, ये इस पे अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, इसके ऊपर टैक्स नहीं कटा तो फिर भी डिसअलाउ हो जाएगा, फिर भी इनएडमिजिबल बन जाएगा। तो आपने हर एक की इंप्लीकेशन देखनी है। लेट से 21M है, वो कहता है कोई भी पेमेंट है 30,000 से अबव, अगर क्रॉस चेक से नहीं की तब भी इनएडमिजिबल है, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस है, एक 21D है, ये कौन सा है मुझे याद नहीं, वो कहता है कि 75,000 रुपीज से ज्यादा एक ट्रांजैक्शन नहीं है एक वेंडर के साथ, मतलब किसी भी एक वेंडर से 75,000 से पूरे साल की ट्रांजैक्शन है, तो इस पे अगर आपने टैक्स 21 वाला नहीं भी काटा, 153 वाला नहीं भी काटा, जो भी टैक्स बनता था नहीं काटा, तब भी ये एडमिजिबल है। सो हर एक्सपेंस की जो नेचर है, हर एक्सपेंस की अलाउबिलिटी, डिसअलाउबिलिटी, वो सेक्शन 21 में क्लियरली लिखी हुई है।
आपको सबको पढ़ के वो एक्सपेंस अलाउ करना है कि नहीं करना, ये डिपेंड करता है। ये लास्ट ये डी है बच्चे, ठीक है। 75,000 से ज्यादा अगर आपका कोई भी एक्सपेंस है 75,000 से, मुझे सेक्शन डी है कि कौन सा मुझे ये याद नहीं है, मेरे ख्याल से डी है, ठीक है। 75,000 से सिंगल वेंडर से ट्रांजैक्शन अगर आपकी कम है तो उस पर टैक्स नहीं भी कटा तब भी एडमिसिबल है। 70,000 से ज्यादा है और अगर कम है ना, आपने उससे कम किया हुआ है तो फिर भी एडमिसिबल है। शुक्रिया। बच्चों अभी फिलहाल इसके ना किसी को कंफ्यूजन आ रही है, समझ आ रहा है? फार्मास्यूटिकल वाला बच्चे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करती है, फार्मास्यूटिकल क्या करती है? फार्मास्यूटिकल का सबसे कम एक्सपेंस होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। वो क्या करती है? प्रोमोशन एक्सपेंसेस, वो क्योंकि हमारे पास ट्रेंड बना हुआ है कि डॉक्टरों को हज उम्रे में भेजना, डॉक्टरों को फ्रांस की विजिट कराना, कभी किधर की विजिट कराना, वकीलों को, वकील जजों को कराते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है अगर उसका जो रेवेन्यू है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू से 10% से कम है, रेवेन्यू के 10% से कम है तो वो अलाउेबल है। लेकिन 21C उस पर चेक होगा कि आया वो आया उस पर टैक्स कटा था कि नहीं कटा था, ये चीज चेक करनी है हमें उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से रेलेवेंट स्पेसिफिक प्रोविजन है। लॉ में एक और वर्ड भी है स्पेसिफिक प्रोविजन, इसके ऊपर ज्यादा जहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन है वहां पे नॉर्मल प्रोविजन नहीं लगा करती, खैर उसको हम देखेंगे सेपरेट में। चेक के थ्रू, क्रॉस चेक के थ्रू देनी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, अदरवाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका एक्सपेंस इनएडमिसिबल है, ठीक है। हाँ 30,000 से कम का बना लो, लेकिन टैक्स तो काट लो ना यार, टैक्स तो काटो ना। 21M पे एफबीआई क्वेश्चन कम ही करता है, ठीक है, लेकिन आप टैक्स काटो उसके ऊपर, टैक्स नहीं काटना चाहते, आपके पैसे थोड़ी हैं। अच्छा मुझे एक सिंपल बताओ, कोई कंफ्यूजन है बच्चे तो मुझे बताओ। लेट से कि नहीं, गलत है ना यार, बैरियर टाउन, इसीलिए तो आप कोर्स लेने आए हो कि आपको पढ़ा पता तो चले रहा। बैरियर टाउन सर्विसेज दे रहा है, जैसे ये बेको है, ठीक है, बैरियर टाउन बेको से सर्विस ले रहा है, कोई भी ए टू बी या ए से ए ले रहा है बी से, ठीक है, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। बैरियर टाउन ने इससे सर्विसेज ली, ठीक है, बैरियर टाउन इसको अब पे करेगा, बेको ने सर्विसेज प्रोवाइड की और बैरियर टाउन उसको अब पेमेंट करेगा, तो टैक्स कौन काटेगा? ये कंसेप्ट क्लियर है ना? बैरियर टाउन ने इसको पेमेंट की है, टैक्स कहा के ये है एडवांस टैक्स। तो वो जो तुम कह रहे हो ना, बात समझो कि मेरा जो टैक्स है, मेरा जो रिटर्न के टाइम पे टैक्स बनना है, जो रिटर्न जब मैंने फाइल करनी है वो ऑलरेडी कट गया, जब वो ऑलरेडी कट गया मैंने एंड पे भी देना था तो मैंने शुरू में दे दिया, तो व्हाट्स द बिग डील इन इट? मतलब अगर मेरा टैक्स कंप्लाइंट बनना है तो ये टैक्स काटते जाए, मेरा जो मेरा काम करता जा रहा हूँ टैक्स काटते जाए। सो यही तो एक प्रैक्टिस है जो कि बेहतर प्रैक्टिस है। मेरी जो विदहोल्डिंग प्रोविजन है वो चलती जा रही है, 161 की प्रोविजन है वो पूरी प्रॉपर वो भी कर रहा है पूरी, मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं मैं प्रॉपर उस पर कंप्लाई करता जा रहा हूँ। तो एडवांस टैक्स का मकसद ही यही है कि ए जो बी को पैसे देगा उस पर टैक्स काट के पैसे देगा। मैंने किसी को सैलरी पे की है, सिंपल सी बात है, तो मैंने क्या किया, टैक्स काट के तुम्हें दी है सैलरी, तो तुम्हारी जो सैलरी एंड लास्ट डे पे जब तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो तो टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, तुम्हें रिटर्न में कोई डिफरेंशियल पे नहीं करना पड़ता। अब यहां पे हम देखेंगे, ये मैंने नहीं बोला था, ठीक है, वो टैक्स फाइनल है या एडजस्टेबल है या मिनिमम है, ये हमने बिजनेस इनकम में अभी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो 5 मिनट हैं अभी, एक कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं मजीद। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, थक तो नहीं है? कोई सवाल पूछ लो, मैं फिर ये अगला कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। क्या ए रिपोर्ट करेगा? ए अपनी
ए के लिए क्या है बच्चे, ए के लिए एक्सपेंस है 165 में डालेगा, ठीक है। ए अपने 165 में डाल रहा होगा, अगर सैलरी है तो 149 में डाल रहा होगा, नहीं तो साथ साथ 114 में डालेगा एक्सपेंस में। हमारा सेल्स है, हमारे रेवेन्यू का हिस्सा बन रहा है। सर 165 कंपनीज की वेल्थ स्टेटमेंट है, हैं? मतलब वहाँ भी वेल्थ स्टेटमेंट में हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, रिकंसाइल कर रहे होते बच्चे वेल्थ स्टेटमेंट क्या थी, हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए। क्या थी? 116 नहीं नहीं, क्या क्या थी बच्चे? उसमें अपने जो एसेट्स हैं, जो हाँ, वो सारे इनकम वगैरह डालते हैं। एसेट्स हैं, सैलरीज हैं, वो सैलरीज ठीक है, उसके साथ एक पार्ट डालते हैं जो इनकम है, बट बेसिक एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेयर कर रहे होते हो। हम जब 165 उसमें तो कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हम तो जो भी हमने एक्सपेंस किया है, जो भी हमारा खर्चा हुआ है, उस खर्चे पे जितना टैक्स पे हुआ है वो डिक्लेयर हम करेंगे, खर्चा और उस पे टैक्स, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम उसमें ना लायबिलिटी बुक हो रही है क्योंकि वो तो पे ऑफ हो गया, ना एसेट बुक हो रहा है, वो पे ऑफ हो रहा है, मतलब एसेट तो बुक ही नहीं हो रहा बेसिकली, अगर उससे हम कहें तो इस तरह की कंडीशन वहां पे जाएंगी। हाँ, अगर एसेट हम खरीदते हैं, अगर हम एसेट खरीदते हैं तो हम उस पे अपना जो भी टैक्स है वो भी 165 में जाएगा, एसेट जो है, ठीक है। 21M में आपने बताया कि अगर सैलरी अगर आप देते हैं किसी को 30,000 वो क्रॉस चेक के थ्रू नहीं कोई भी पेमेंट, सैलरी नहीं कहा, पेमेंट तो क्रॉस चेक में लगता है सर। बजट चेक देखा कभी? जी जी सर। चेक पे 2 लाइनें लगी हुई देखी हैं ऊपर, इसका मतलब होता है क्रॉस चेक, ठीक है। वो आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे, आप कैश नहीं निकाल सकते, वो आपके अकाउंट जाएंगे फिर आप अपने अकाउंट मैं अपने अकाउंट से निकालूंगा पैसे। तो वो जो भी पेमेंट करनी है मैंने क्रॉस चेक से करनी है, अगले के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, अगला कभी भी उसको अपने अकाउंट से, मतलब ये ना हो मैं कैश का चेक बना दूं, सारी कहानी होती कैश पे है। अगर मैंने किसी एक को मशवरा देना है ना कि टैक्स से बचना है, तो उससे मैंने एक ही बात कहनी है, कैश पे रहेगा, बैंक में पैसे नहीं जाएंगे। ये पहला और आखिरी असूल है, दूसरा असूल ही बीच में नहीं है, दुनिया भर के। ठीक है। नहीं बच्चे, वो जो भी बोइया को जो भी को तुम, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कैश पे रहोगे, कैश अनट्रेसेबल है, कैश ट्रेस नहीं कर सकते आप, जो बैंक है वो ट्रेसेबल है। सो वो आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करोगे वो रिकॉर्ड होती जाएंगी। एक अगर अब पॉइंट ये है कि सिंपल सी बात है, सिंपल कंसेप्ट है, आप घर खरीदते हो, जैसे 236C 236K आई गेस, उसमें अगर किसी को कोई अंदाजा हो इसमें, नहीं तो मैं बताता हूँ। जो प्लॉट है या घर बेचने वाला है वो भी टैक्स पे कर रहा होता है, जो खरीदने वाला होता है वो भी पे कर रहा होता है, दोनों बंदे टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब मैंने घर खरीदा हुआ था, मेरे पास घर था, मेरे 2 करोड़ की मालियत का घर था, मैंने वो आगे से बेचा 4 करोड़ का, मेरे अंदाजे के मुताबिक, ठीक है, मैंने 4 करोड़ का बेचा। मैंने जब पटवारी के पास जाता हूँ वहां पर मैं लिखवाता हूँ ये घर जी 10 लाख रुपए का मैंने घर बेचा है, तो मैंने जो 3 करोड़ 90 लाख है वो मैं किधर रखूंगा, सवाल है, वो मैं क्या करूंगा उनका, मैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इसी तरह का 10-10 20-20 लाख का जो डिफरेंस होता है हम उसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा हमारे गले का अजाब बनता है कि हमने उसकी गाड़ी खरीद ली होती है, हमने कभी क्या किया होता है, हमने काम ही फारे पुठे किए होते हैं, मतलब हमने घर बेचा, जितना महंगा घर बेच दिया, हम उसको डिक्लेयर पटवारी के पास कम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हम पे टैक्स कम लगता है, इतनी कम मालियत का हम घर दिखाते हैं, हमारा टैक्स की मालियत उतनी कम होती है, वो होता है कि जो भी वैल्यू पे घर बेचा उसका 1% पे कर दें हुकूमत पाकिस्तान। सर प्लॉट शो कर देते हैं ना, घर को जो है ना प्लॉट शो करके तो भेज देते हैं। हाँ, जबकि मालियत कम डिक्लेयर करते हैं, जब मालियत कम डिक्लेयर करते हैं उस पर टैक्स भी 1% के हिसाब से कम बनता है, अब 2% है, क्योंकि 4 भी है, और जब वो एक्टिव नहीं, नॉन फाइनल 4 है। तो पॉइंट ये है कि जब उसकी मालियत आपने कम डिक्लेयर की है और आपने डिक्लेयर कर दिया, टैक्स भी कम पे दे दिया है, तो रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट है वो किधर जाएगी, और वो क्या करते हैं लोग अपने बैंक में डाल देते हैं। जैसे ही बैंक में डालेंगे तो एफबीआई कहेगा तुमने तो सेल किया है 10 लाख का लिखा हुआ है, मुझे डीड दी है तुमने 10 लाख की, तुम्हारे बैंक में 3 करोड़ 90 लाख क्या करने आए हुए हैं, जितनी भी वैल्यू है। तो वो हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं होती उसकी, क्योंकि हम एक काम गलत कर चुके हैं। तो कैशलेस कैश पे जाओ या फिर बैंक में जाना तो फिर प्रॉपर डिक्लेरेशन, अदरवाइज
दोनों, ना मैं कभी आपका केस लड़ सकूंगा ना कोई और केस लड़ सकेगा। वो सब यही कह रहे होंगे यार ये क्या है। असल फैक्चुअली में आप गलत कर चुके हो, ठीक है। पूरी 4 करोड़ पर टैक्स दे दो, क्या होता है यार, कोई कुछ नहीं होगा। जो 4 करोड़ कमाता है ना वो टैक्स नहीं देता। अच्छा मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, कुछ सर माँ आंटी बैठी है आंटी मैं टैक्स से बचाने की तरकीब नहीं दे रहा इनको, टैक्स से भागने की, ठीक है। अच्छा हमारे पास ना अब टाइम खत्म हो गया, कोई सवाल है तो बच्चे कर लेना। जायज में ना, जायज में हमारे सीएफओ हैं, ग्रुप सीएफओ को पता है क्या होता है? जी फाइनेंशियल ऑफिसर, वो होता है जो बंदा यूजली तौर पे जोई नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पाकिस्तान में है ऐसे रखा हुआ है। बाहर के वो ये है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमारा जो है, उसके बारे ये है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करता है बेसिकली, वो जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अंदाजन बताओ बच्चे उसकी मंथली